तो योगी सरकार के बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुधा मिश्रा जुड़ गई हैं। सुधा जी, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। योगी सरकार ने आज अपने दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया है। योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने उम्मीदों वाला बजट पेश किया है। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। आपकी कितनी उम्मीदें इस बजट से पूरी हुई हैं जो आप सोचकर बैठी थी? पूजा जी, जी, जहाँ तक बजट की बात है, बहुत लोक लुभावनी बजट होता है हमेशा से, और इस बार भी वही है। जाहिर सी बात है कि हमेशा भविष्य काल में जीने वाली भाजपा पार्टी वर्तमान की कोई बात नहीं करती। सुधा जी, कौन सी सरकार लोक लुभावन बजट पेश नहीं करती है? कौन सी सरकार? बिल्कुल, मैं उसी बात पे नहीं, बजट को लोक लुभावन बना के पेश करना और उसके बाद उसके दिए गए मदों को खर्च करना, दो अलग अलग मसले होते हैं। मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ भविष्य काल आपको में पसंद आया ये बजट? बट मैं अपनी बात पूरी कर लूं। वर्तमान में न जीने वाली सरकार है ये कहती है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, ऐसा आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, इस पे कभी बात नहीं होती है। इस समय उत्तर प्रदेश की उस पर तो आप ही बात करेंगे ना, उस पर बात करने के लिए तो आप हैं। बिल्कुल उसी की बात कर रही हूँ कि जब पिछला बजट बहुत लोक लुभावना और मनोहारी था, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें और महिलाओं से लेके मजदूरों से लेके किसानों से लेके बहुत बड़े बड़े बातें की गई थी, उनको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उस बजट का जो पैसा खर्च करना था उसका 50% भी उन कार्य योजनाओं पे खर्च नहीं किया गया। आज भी बिजली का संकट उस बार भी उतना था और गर्मी फिर आने वाली है। बिजली का संकट कहाँ, कैसे, क्या क्या है, उसके बारे में कोई परियोजना नहीं है, कोई योजना नहीं है। महंगाई की चर्चा पर चर्चा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर जो बजट कोलैप्स नहीं होता? क्या बात है, आप अगर तुलना करेंगी, बिल्कुल पूजा जी, तुलना करनी चाहिए। तो जहां हमारी सरकारी है, बिल्कुल आप जाके देखिए, महिलाओं को 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। तुलना तो बिल्कुल होनी चाहिए। तुलना नहीं होगी तो कैसे लोग सीखेंगे? हिमाचल में भी तो मिलना चाहिए ना, हिमाचल में भी तो मिलना चाहिए, वहां भी कांग्रेस है। मिलेगा सरकार तो भी काम करना शुरू कर रही है। ये प्रश्न सत्ताधारी उत्तर प्रदेश झारखंड में कब मिलेगा? छत्तीसगढ़ में कब मिलेगा? झारखंड में कब मिलेगा? जब चुनाव आएंगे तब? नहीं, बिल्कुल या नहीं। फिर इंतजार हो रहा है जब चुनाव आएंगे तब ऐलान किया जाएगा? ये प्रश्न पूजा जी, इस समय यूपी में मौजूदा सरकार जो हर त्योहार पे एक फ्री सिलेंडर देने वाली थी, महिला होने के नाते मैं इस बात को रख रही हूँ कि रसोई घर में जो महंगाई की मार पड़ी है, जो थालियों में 2-2 सब्जी दिखती थी, एक भी मुहाल हो गई लोगों को मिलने, तो उनके लिए जो कार्य योजनाएं तैयार उस बार की गई थी, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। और जब बजट आया था चुनाव के पहले, तो वहां पे तो लगा था कि सब कुछ तो बेहतर ही हो जाएगा, लेकिन वही 5 किलो अनाज के नाम पे, 80 करोड़ के नाम पे, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, लुभावने वादे तो कर देते हैं लेकिन वो कभी धरातल पे आते नहीं है। जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं अपने प्रदेश के साथ, आपने देखा कि नीति आयोग ने बताया हमें कि गरीबी में उत्तर प्रदेश किन राज्यों के बाद आता है, तीसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब अगर नीति आयोग तो झूठ बोलेगा नहीं, नीति आयोग केंद्र सरकार की उसमें चलता है, तो जाहिर सी बातें हैं, अगर इतना कुछ हो रहा होता, इतने इन्वेस्टमेंट हो रहे होते, 2018 में बहुत सारा एमओयू साइन किया गया था, उसका सिर्फ 9% आया। ये आप भी जानती है, मैं भी जानती हूँ। इस बार भी गमले चोरी होने से बचा नहीं पाई सरकार, लेकिन सड़कों पर सजावट झालर खूब लगाई गई। तो उस मद में कितना खर्च हुआ, इस खर्चे पे कोई बात नहीं करता है। कितने लोग आए, कितने साइनरी से बात होती है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कितना होता है, इस पे कोई सरकार बात नहीं करती है। तो धरातल पे काम होना ये जरूरी है। बजट में तो जो हमने उस बार दिखाया था, कहीं तो मैं बिंदुवार उसको पढ़ दूं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबने पढ़ा है। कल पेपर उसका कंपैरिजन भी आप लोग कर देंगे, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि स्तंभ चौथा आप है, तो आपका उत्तरदायित्व आप उसको पूरी तरह से पूरा करेंगे कि पिछली बार और इस बार में कितना है, कितना कोलैप्स हुआ और कितनी चीजें की गई। ये जनता, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है ना, जो महंगाई की मार से त्रस्त है। उसके लिए हम बुनियादी सुविधाएं कब दे पाएंगे, कब महंगाई की मार से बचा पाएंगे? और जो योजनाएं लेके आते हैं, बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं। मैंने कभी बजट पे नहीं कहा कि बजट अच्छा नहीं है। बजट तो हर बार अच्छा होता है और बजट का अच्छा होना जरूरी भी है, लेकिन जब उसका इम्प्लीमेंटेशन, जब उसको आपको धरातल पे लाना होता है, तो उस वक्त सरकारों की नाकामयाबी जो होती है ना, वो जनता को कहीं ना कहीं दुख में डाल देती है। ये महंगाई, ये गैस सिलेंडर, ये बच्चों के स्कूल के खर्चे। अगर मैं आज तो मैं बजट चुकी आया है, तो मैं महिला होने के नाते रसोई घर की बात करूंगी, उससे आगे नहीं जाऊंगी कोई पॉलिटिक्स नहीं। अच्छा, चलिए, अगर आप सत्ता में होते तो आप इस बजट में क्या ऐलान करते? देखिए, कम से कम जो ऐलान पिछला किया होता उसको पूरा करते,
उस मद में पैसे खर्च कर रहे होते हैं। और खास करके पूजा जी जो इसमें ध्यान देने की जरूरत है, पॉलिटिक्स अपनी जगह, जो ध्यान देने की जरूरत है गरीबों को खाना, उनको रोजगार, और अगर भले ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिले लेकिन नौकरी मिले उनको। सुधा जी 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। बजट पेश होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है वो जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर, वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ये बजट यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़े हैं। दीपक बघेल बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीपक जी आपके पास आना चाहूंगी। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के लिए ये जो बजट है मील का पत्थर साबित होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है। सुधा मिश्रा कह रही हैं कि इसमें महंगाई की रोकथाम के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं दिशाहीन है ये बजट। कैसे इस बजट के बारे में आप इनको समझाएंगे? धन्यवाद पूजा जी। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो सही मायनों में देखा जाए तो सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी बजट है। गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं का बजट है, ये श्रमिकों के लिए बजट है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक तबके को छूने वाला बजट है। और इस बजट के अंदर देखिए, जहां हमारी पिछली बार की जो ग्रोथ रेट रही थी वो लगभग 16.8% रही थी 21 से 22 से। और जो इस बार सुधा जी पूछ रही है इस बजट में महिलाओं के लिए क्या है, रसोई के लिए क्या है? जी देखिए रसोई गैस के लिए, उज्ज्वला सिलेंडर के लिए भी यहाँ पर 3,000 करोड़ से ऊपर का प्रावधान किया गया है। साथ में देखिए कई सारे कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,050 करोड़ रुपए, विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, महिला सामर्थ्य योजना के लिए 63 करोड़ रुपया और निराश्रित महिलाओं के लिए 32.62 लाख, पेंशन के लिए 4,32 करोड़ रुपया। ये सारे महिलाओं के लिए काम किए गए। जो उत्तर प्रदेश की सरकार से जो महिलाओं के सम्मान के प्रति संकल्पित है वो लगातार काम कर रही है। देखिए सुधा मिश्रा जी विपक्षी पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी है, जाहिर सी बात है वो आरोप लगाएंगी, पर इनके आरोप लगने से कोई ऐसा तो नहीं कि वो लोगों के हित कल्याणकारी योजनाओं का बजट नहीं रहेगा, लोगों को हितकारी बजट नहीं रहेगा। हमारे जो बजट के अंदर हमने किसी भी वर्ग और किसी भी तबके को नहीं छोड़ा। देखिए, चाहे वो बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, महिला हो, सबके लिए इस बजट के अंदर कुछ ना कुछ मिला है। और आज उत्तर प्रदेश की सुधा जी इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? दीपक जी कह रहे हैं इतना विकास कर दिया है, लोगों को इतना फायदा मिल रहा है। दीपक भाई हमारे बहुत मासूम है, बहुत सीधे हैं, मुझे अच्छा लगता है इनके साथ जब भी मैं डिबेट में रहती हूँ। इतनी मासूमियत से ऐसी बड़ी बड़ी बातें, सर्वव्यापी, सर्वप्रभावी, सर्वशक्तिमान जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुझको लगता है भैया अब तो हिंदी के इतने भारी भरकम शब्द गिर चुके हैं हमारे ऊपर कि अब बचेंगे कैसे। तो ये शब्दों की जो मार है ना वो ऐसी पड़ती है, लेकिन इनके चेहरे का जो
सीधापन है वो इन शब्दों से मेल नहीं खाता है। वैसे ही बजट और बजट की जो बातें वो मेल नहीं खा रही हैं, तो ये दोनों बातें ना विरोधाभास दिखाई पड़ती हैं। हंसी इस बात की वजह किसी को नहीं छोड़ा, बिल्कुल आपने किसी को नहीं छोड़ा, इस लायक नहीं छोड़ा कि वो कुछ बात कर पाए। आपने ऐसे काम किए, बजट जो दिखाया उसको खर्च ही नहीं किया, रोजगार की बात की उसको किया ही नहीं किया, आपने परीक्षाओं की दीपक जी जवाब दे दीजिए, क्या बोल रही हैं सुधा जी? पूजा जी देखिए, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक उसके चेहरे में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शायद हमारे भोलापन भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तित्व की छवि हमारे चेहरे में दिखाई देती है, परंतु एक व्यक्तित्व की छवि हमें भी नजर आती है जब राजस्थान के अंदर बजट पढ़ा जाता है और पिछले वर्ष का ही बजट पढ़ दिया जाता है। तो ऐसा व्यक्तित्व है एक वहाँ के मुख्यमंत्री का। तो गलती तो किसी से भी हो सकती है ना? जहाँ जहाँ कांग्रेस की नहीं, गलतियां करने का अधिकार मात्र कांग्रेस को है। ये लोग गलती नहीं करते, ये लोग प्रधानमंत्री उससे पहले नहीं पढ़ा गया कभी गलत बजट? नहीं पूजा जी मैं बस इंतजार करूंगी जब हमारे प्रधानमंत्री जी जूता पहन के मंत्री की परिक्रमा कर रहे हैं तो वो गलती नहीं है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तब वो गलती नहीं है, लेकिन बाकी चुनाव के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आप महिला आरक्षण को भूल जाते हैं। विशेष नीति विशेष राज्यों के लिए आप करते हैं, या फिर महिलाओं को एक एजेंडा बना रखा है आपने प्रोपेगेंडा की तरह यूज करना है कि महिलाओं का वोट पाकर किसी भी तरीके से ये इन प्रकार हम सत्ता के अंदर आ जाए। इसके लिए विशेष नीति उत्तर प्रदेश। दीपक जी हमारे साथ योगेश मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, सपा नेता हैं। योगेश जी, इतना बड़ा प्रदेश और सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है, आप इतना निराश क्यों दिख रहे हैं? मैं बोलूंगा कि पूजा जी सुबह से भाजपा के नेता और मंत्री चिल्ला रहे हैं बड़ी जोर शोर से जी, गाजे बाजे के साथ करेंगे ऐतिहासिक बजट आ रहा है। तो ऐतिहासिक है, अमृतकाल का बजट है ये। सुन तो लीजिए प्लीज पूजा जी, अमृतकाल में विष वर्षा नहीं होती है तो विष की वर्षा हो रही है। जब ऐतिहासिक बजट की बात वो तो कह रहे हैं अमृत बरस रहा है। जब बजट पेश किया गया भगवान हम लोग को जिंदा रहने तो देने काफी है। क्योंकि आपके बजट की तरफ प्रदेश का नागरिक बड़ी टकटकी लगा के देख रहा था कि कुछ अच्छा होगा। यही दीपक जी है इंडिया वाइज का जो दर्शक गांव में आपकी चैनल को देख रहा है तो बहुत टेक्निकल भाषा नहीं जानता। वो तो भाषा प्रवक्ता से उम्मीद लगाएगा कि आप एक सिंपल सी हिंदी की भाषा में बताइए कि उनको क्या लाभ मिला। भैया गांव के दूर दराज के किसानों के लिए आपने क्या लाभ दिया? जिसके घर में कोई बेरोजगार एमएसएमई सेक्टर से जुड़ा है उस पर क्या किया? आप 0-0-0 जो इतने जीरो जोड़वा देते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के लिए झड़ी लगा दी विकास की। दीपक जी सिंपल भाषा में बताइए कि यूपी की जनता के लिए ये बजट कैसे लाभदायक है, हिंदी भाषा में सिंपल साफ एलोकेट किया गया। आप धन खर्च करने की क्षमता नहीं रखते आप दीपक जी। आप क्या जितना बजट होता है बताइए हमारे योगेश जी जितना इनकम है नहीं होती है, लेकिन आपके पास बजट बनाने के बाद योगेश जी आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं दीपक जी, थोड़ा सुन लीजिए उनको। युवाओं को सपना दिखाया, किसानों को सपना दिखाया, बेच दिया। आप योजना संभव है ही नहीं भैया। झूठ क्यों बोलते हैं आगे सदन में? बजट बिल्कुल 3 लाख करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, आज उसके शिक्षा क्षेत्र के लिए क्या लाया बताइए? क्या लाया? योगेश जी उनको सुन तो लीजिए, सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे जवाब देंगे? रखे हैं आप देखिए कि किस प्रकार से देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। उन एक्सप्रेसवे पर लोगों को योजना के अंतर्गत हमने 17,000 पूरा करेगा। आपकी जिम्मेदारी नहीं है अच्छा उसके लिए भी उनको पैसा मिले तो आप भेदभाव करते हैं। और आपके बजट में मोदी जी का जो बजट दिखता है कि जो वही आपने नहीं दिखते और कुछ नहीं है आपके बजट में। बोलना चाहेंगे देखिए समाजवादी पार्टी के साथ में यही समस्या है कि समाजवादी पार्टी जो 12 से लेकर जो और ये अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया वो इसीलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी लोक कल्याणकारी कार्यों को लगातार करते आए थे। हमने फेज 1 फेज 2 फेज 3 के अंदर भी लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया और जो कि हम लगातार करवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लोक कल्याणकारी बजट है, जिसके अंतर्गत हमने लोगों को आवास देने की बात कही, जहाँ पर हमने हर घर नल योजना की बात कही, जिसके अंदर हमने बिजली पहुंचाने की बात कही, जहाँ पर फ्री सिलेंडर देने की बात कही। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग को पहुंचाने की बात है और प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग। मिश्रा जी सुना आपने, आप संतुष्ट हैं? आप सुन तो लीजिए, सपने बेचना इनका काम है साहब।
उत्तर प्रदेश की जनता को सपने बेचने आए हैं और सपने बेच रहे हैं। सदन के अंदर झूठ नहीं बोला जाता, सदन के अंदर जो भी बोला जाता है विभागों में कुछ क्या पैसे जो अलर्ट होते हैं खत्म हुए हमने ये नहीं भी कर बताया पाते ना। पिछली आपके पास दूरदर्शिता की कमी है कि नहीं है? एक्सेप्ट करिए दीपक जी, आपके पास विजन नहीं है, विजन है और आप भेदभाव करके नहीं काम करिए। आपके पास देश की जो मूलभूत समस्या है उस पर आप गौर नहीं करते। योगी जी सुनने की आप तो योगी जी जो कहते हैं खाता ना वही जो योगी जी कहते हैं वही सही, वो तो आप दीपक जी बोलेंगे। के अमृत काल के बजट के अंदर लोगों को कितना अमृत पान करना पड़ रहा है। आपके यहाँ आपके समय अमृत पान करना पड़ा था, इससे ज्यादा योजना जिंदा जला बनी जा रहे हैं उसमें लोगों को जिंदा गरीबों को उजाला अमृत काल मनाते हैं। छात्रों को देने का पहुंचाने का काम किया और हम 2 करोड़ और देने वाले हैं। कम से कम जो छात्रों को उनकी अच्छा, आप लोग गुस्सा मत कीजिए, आप लोगों को एक तस्वीर दिखाती हूँ, राहत मिलेगी थोड़ा। ओम प्रकाश राजभर और ब्रजेश पाठक गले मिल रहे हैं, तस्वीरें प्ले कीजिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ब्रजेश पाठक और ओम प्रकाश राजभर इस तरीके से गले मिल रहे हैं। सदियों से बिछड़े यार जैसे गले मिल रहे हैं, कुछ इसी तरीके की मुलाकात नजर आ रही है। विधानसभा की ये तस्वीरें हैं। दीपक जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी तो चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ, अभी से ही गलबैयां हो रही हैं। दीपक जी, पूजा जी देखिए, हम कोई अपरिष्य लोग नहीं है और हम ना ही सामाजिक और ना ही राजनीतिक अपरिष्यता में विश्वास रखते हैं। कोई व्यक्ति अगर हमारी नीति से प्रभावित होकर अगर हमसे मिलने आता है तो उसके लिए सदैव द्वार हमारा खुला रहता है, हमारे गले खुले रहते हैं, हमारी बाहें खुली। यानी मान लिया जाए कि बात बन गई है, मान ले कि बात बन गई। मैंने पहले भी कहा, हमारी नीति कार्यक्रम नेतृत्व के साथ में जिसकी सहमति होगी उसका भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले के अंदर स्वागत है और वो गले भी मिल सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ये वही राजभर जी हैं जो आपको पानी पी पी कर कोसते थे, वही है ये। वो आजकल वही राजभर जी है जो आजकल समाजवादी पार्टी को भी पानी पी पी के कोस रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उनके साथ में किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया, वो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बता भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर उनके क्या दुर्दशा हुई। योगेश जी, आपको तस्वीरें कैसी लगी? अपने हुए पराए? योगेश जी देखिए, लोकतंत्र है और जो अपना जमीन जो है जाके भाजपा के चरणों में गिरवी रखा है। महाराजा सुहेलदेव की जो पगड़ी थी ना, जो सुहेलदेव समाज की राजभर समाज के लोग उनको मानते थे राजभर साहब को, तो उनको पता यानी कि जो आपके साथ रहे वो ठीक और आपको जो छोड़ जाए वो गद्दार, तो लीजिए यही कहना चाह रहे हैं आप? राजभर अलग हुए तो सोहेल ने अपनी जमीन तस्वीर निकाल दी। क्या बात करते हैं योगी जान रही है। अरे रिश्ता बहुत कुछ कहलाता है दीपक भैया। तो आप बता दीजिए क्या कहलाता है ये रिश्ता, आप बता दीजिए। अरे बिल्कुल कहलाता है, क्यों नहीं कहलाता है? अरे मैं कह रहा हूँ कि जो बोल ओम प्रकाश राजभर कहाँ चले गए हो? क्यों डर के मारे जाके नहीं बोलते? हिम्मत है तो बोले बीजेपी के खिलाफ, क्यों नहीं बोलते? हो तो इंटरनल गलबैया कर रहे हैं ना बीजेपी के बीच के रूप में, तो वही सुधा जी, बुरा मत मानिएगा, आप ना 3 में है ना 13 में, लेकिन ये तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है, खिचड़ी पक पाएगी बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में? पहले हम आपको सही कर दें कि हम 3 और 13 में रहना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा। और जो आपने पूछा अभी कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये अमृत काल कहलाता है। अमृत काल की वर्षा ऋतु है, देखिए बरस रहा है प्यार, ये उसी का अमृत काल है। और भगवान न करे कि हमें ऐसी राजनीति जिस कांग्रेस को ये खत्म सुधा जी, आपसे ज्यादा वोट परसेंटेज है, इसीलिए 3 और 13 बोला गया है। आपसे ज्यादा वोट परसेंटेज है उनका। पूजा जी, होता क्या है ना कि राजनीति में ये जो चक्र है घूमता है, ये 2 पे कभी थे, लेकिन सियासत का इनका ढंग हमारा नहीं है, हम ऐसे सियासत कर भी नहीं सकते हैं। जिसमें अमृत काल नाम देके बड़े बड़े शब्द, मतलब जो बोलते हैं लोग ना, सुशोभित, सुसंस्कारित, सार्वभौम,
सत्यनिष्ठ, तो जनता समझती है कि भैया कुछ तो बहुत अच्छा है। वो समझ ही नहीं पाती है कि तुमको पत्थर मारे जा दीपक रहे जी हैं। जवाब देना सब चाह रहे वही हैं, है, क्या कह रहे हैं आप? शब्द वही है, बस आपको जी, पूजा जी बेवकूफ देखिए, बनाया अभी जा सुधा रहा जी ने है। कही और वो इन 3 और न शब्दों की 13 में रहना जान चाहते हैं, से तो हमारे जिस यहाँ लोग अमृत काल कहावत का है कि भ्रम 3 रचा में न गया 13 है, में, इसका ऐसी मतलब ना तो सियासत आप इस 3 में देश आ का पा रहे हैं, न 13 में, नाश इसका करने मतलब के लोग आपका लगे कोई हुए हैं। वजूद ही नहीं है, आप ऐसे कहीं पे शब्दों भी को मैं क्लासेस में स्टैंड बोलती नहीं हूँ, करते। ये मैं स्थिति स्वयं वो खुद हिंदी कह के रही है कि बोलता 3 हूँ। में न 13 में, ऐसे तो ही इनको शब्दों पता है का कि उनकी इस्तेमाल हकीकत सिर्फ क्या है, क्लास वो में कहीं अच्छा पे भी लगता स्टैंड है, नहीं करती है बच्चों उत्तर को प्रदेश के समझाने अंदर। और पढ़ाने हम लोग केवल बजट की बात कर रहे हैं तो में। बजट पर हाँ, वापस मैं आ आते रही हैं। हूँ, मैं आ योगेश रही हूँ जी, उसी बजट में, आपसे जानना उसी चाहूंगी, बजट आपको इस बजट से लेकर क्या कुछ उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई? अगर आप सत्ता में होते तो बजट में ऐसा क्या ऐलान करते जो जनता के लिए फायदेमंद होता? योगेश अब जी। बजट में होते थे जो मूलभूत सुविधाएं थी, हम्म। जैसे किसानों की जो प्रमुख समस्या थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कृष्णा इंटर नदियों में तो जो जब 2017 से पहले काली नदी आपकी है, सरकार सुन थी, लीजिए, तब उसकी वो सुविधाएं मिल नदियों रही की थी सफाई जनता के लिए को? बजट लाते। सुन तो लीजिए, वो सुनाइए। पहला किसानों की जो समस्या थी उसको ये बजट लाते, नदियों की सफाई के लिए बजट लाते, उनके पीने की दूषित पानी को दूर करने के लिए बजट बजट लाते। पढ़ा हम नहीं है आपने शायद। शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाते, शिक्षकों का वेतन बढ़वाते। हम शिक्षकों से लेबर जैसा नहीं बर्ताव कर सकते कि एक शिक्षक के साथ आप 17,000 बोल के उसको 9,000 के लिए दौड़ा रही है लेबर से भी ज्ञान, उनके लिए बजट एंगेज करते हैं हम युवाओं के लिए एमएसएमई आपके राज्य में शिक्षा मित्र घूमते रहते ज्यादा थे, से ज्यादा इंडस्ट्रियां बैठे और भूल हमको गए आप? हमारा रोजगार मिल सके, हम रोजगार के अवसर प्राप्त कर ले। हम हर क्षेत्र में बजट लाते साहब। हम कारखाने हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज दूसरा बजट पेश हुआ है, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? पेश हुआ है क्या? इससे पहले जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। पहली बार बजट पेश हुआ है। योगेश जी बोलने दीजिए उनको। क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश इतने पूजा जी देखिए, ये क्या पहले बजट मैं पेश अपने नहीं हुआ? सम्मानित पहले बार बंधुओं से बोलना योगेश जी, आप चाहूंगा, ये गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सुरेश खन्ना साहब आपको ये भी हैं। मौका मिला था, आपने अपनी बात रखी, अब उनको मौका योगेश जी, मिला है, बोलने दीजिए। योगेश जी, ये विधानसभा थोड़ी है, ये तो हम तो डिबेट कर रहे हैं, वो तो विधानसभा में हल्ला होने दीजिए ना, यहाँ पर मत कीजिए। तो देखिए, बजट एक ऐसा चीज होती है, पॉलिटिकल साइंस में तो सुनाया सिखाया जाता है। जब हमारे घर पे हमारे पिताजी बजट बनाते हैं तो कोई बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता है, ना तो हमारी माताजी संतुष्ट हुई, आज तक हमारे घर पे तो नहीं हो पाया कोई, आप लोगों के घर का मुझे मालूम नहीं है। पिताजी ये बजट बनाते हैं तो वो कोई संतुष्ट नहीं हो पाता है। बाकी बजट जो है वो बजट आता है स्टेट की इकोनॉमी के हिसाब से। स्टेट तो के ये अंदर आपका यूपी की जो इकोनॉमी है उसको $1 ट्रिलियन तक पहुंचा पाएगा ये जो बजट आया है? देखिए, कोशिश तो करी जा रही है और कोशिश करने के लिए सबसे बड़ा काम होता है सड़कें बनाया जाना। अगर सड़कें और रेलवे का नेटवर्क बिछा हुआ होता है तो और इंडस्ट्री आती महंगाई है। और बेरोजगारी का क्या? तो महंगाई और बेरोजगारी विश्व के किस कोने में नहीं है पूजा जी, आप मेरे को ये भी बताएं। बजट से महंगाई महंगाई और कम नहीं होती ना? बजट से महंगाई कम कभी नहीं हो सकती पूजा जी। जैसे अभी किसानों की बात की जाती है, अगर हम किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं तो अगर एक साधारण सा आदमी व्यक्ति अगर बात करे कि 10 रुपए का आलू 20 का कर दे, किसान की आय थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन सुधा जी तो कह रही है कि इस बजट में कुछ है ही नहीं। देखिए, सुधा जी कहेंगी, सुधा जी ने अभी एक बात बोली थी कि हम ना 3 में ना 13 में, 3 में ना 13 में कहावत जो होती है, 3 दिन की शादी होती है, 13वें दिन आदमी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका 13वीं होती है। अब किसी आदमी को ना तो हम शादी में बुला रहे हैं, ना हम उसको कुछ भी आप लोग बोलते हैं बुला रहे हैं, और फिर यानी कि वो व्यक्ति समाज के अंदर है ही नहीं। बजट की समीक्षा करनी है, कांग्रेस तो खुद मान बैठी है कि वो 3 में भी नहीं, ना 13 में, ना वो शादी में आते हैं, ना वो किसी के पता नहीं आप लोग कैसे में आते हैं। पत्रकार और उनका तो पैंतीस कोई बच्चे वो और बाकी की कहते हैं मुद्दे बात भाजपा की। अब बात क्या भाजपा की हो रही है, समाजवादी पार्टी, दो पार्टियों में पढ़ाइए कि 3 और 13 क्या होता है। आप लोग पहले कम से कम सोचा करिए कि जो बोल रहे हैं देश की राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते आप। देखिए, 3 और 13 का मैंने तो कहा नहीं कि हम ना 3 में ना 13 में, राष्ट्रीय पार्टी है तो राष्ट्रीय पार्टी की जिम्मेदारी भी तो होती है ना। आप अगर टीवी पर नेशनल टीवी पर 3 में ना 13 में, 3 और 13 की बात करूँ ना, अगर मैंने बोला तो बताइए मेरे को, मैं अपने शब्द वापस लूंगा। 3 और 13 का मतलब बताइए ना मेरे को। आवत तो हम बोल देते हैं, लेकिन 3 दिन की शादी और 13 दिन की मृत्यु के बाद अब आप अरे हमको ये मत समझाइए, हमको समझना ही नहीं है बात बजट की हो रही है। हम किसमें हैं, हमारा क्या है, हम कैसे आप ना समझी का ही नतीजा है कि आज कांग्रेस इतने यहाँ पर आ गई है। देश की सबसे बड़ी पार्टी आज यहाँ पर क्यों पहुंची? कांग्रेस कहीं भी आई हो भैया, कोई भी राजनीतिक दल कहीं भी आया हो और हम लोग सुनते रहे उनकी बात। आप लोग गुस्सा मत होइए, थोड़ा शांत करते हैं आपको। पूजा जी सबसे पहली बात, मैं इस बात को कभी भी
पार्टी, चाहे पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी के बारे में व्यक्तिगत राय देने की जरूरत क्या है? भाई हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, जनता उसका करेगी। जनता ने स्वीकार नहीं किया, अपने पे काम कर रहे हैं, जनता आज नहीं कल समझेगी इस बात को। आप गुस्सा क्यों हो रही है? कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा तो आप ही ने राज किया है इस देश पर। नहीं, चलिए आपका गुस्सा शांत करते हैं, एक लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थे, तब चुने गए थे। जनता ने आज किसी और को चुना है, इसका मतलब शासन नहीं होता, इसका मतलब जनता का जो विचार है, जनता का जो लोकमत है, उसको स्वीकार किया था। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं हम कि जनादेश का सम्मान करिए, आप भी सम्मान करिए। बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को यही कहते हैं ना कि तुम दो, भाजपा कभी दो में थी, सुधा जी, आप गुस्सा मत तीन करिए। में 13 में थी, हमने कभी नहीं कहा। ठीक है योगेश जी, अखिलेश यादव की कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं, शेरवानी में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन आज बदले बदले से जनाब नजर आ रहे हैं। एक राजनेता का अच्छे तो लग रहे हैं। तो शेरवानी पहनना मना है क्या? बिल्कुल मना नहीं है। शेरवानी पहनना का क्या बैन लगा है, ड्रेस कोड है क्या कोई? अच्छे लग रहे हैं। दीपक जी देख रहे हैं आप, अखिलेश जी शेरवानी में है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल पूजा जी, देखिए अमृतकाल का बजट है तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियों को भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छा मौका उनको कब मिलेगा? देखिए अभी हमारे मित्र योगेश जी किसानों की बात कर रहे थे, मैं लगातार किसानों को देख रहा था, तो इनके कार्यकाल के दौरान 12 से 17 के अंदर जो गन्ना किसान थे, उनके लिए भुगतान का जो आंकड़ा था वो केवल और केवल मात्र गन्ना किसानों को जो भुगतान हुआ था पूरा पढ़ के आए हैं, केवल और केवल 95,125 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था, जबकि हमारी सरकार के अंदर 1,96,000 करोड़ का भुगतान हुआ है अभी तक। तो ये दिखता नहीं बिजली देने का वादा किया गया बजट है। किसान तो तब भी फांसी लगा रहे हैं, यूपी में किसान तब भी परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। देखिए पूजा जी, ट्यूबवेल पे मीटर लगाने का काम भाजपा सरकार ने किया, 10,000 महीने बिजली का बिल आ रहा है, बताइए ना। आपके बजट के अंदर इस बार के हमने पहले से ही पूर्व में ही खाद्य को संकलित करके रखने के लिए, स्टोरेज के लिए भी हमने बजट में हिस्सेदारी दी है। फिर किसान सड़कों पर क्यों है? दीपक जी सीधा से जवाब दीजिए, फिर किसान सड़कों पर क्यों है? आंदोलन की चेतावनी क्यों दे रहे हैं बार बार? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आय प्रयास कर रही है, ये प्रयास सफल कब होगा? और प्रयास अन्य राज्यों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किसान सम्मान निधि नहीं पहुंचाई? क्या उनका जो गेहूं था, रबी की फसल थी, उसको क्रय नहीं बढ़ाया? क्या हमने उनके गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन नहीं हुआ? ये सारी चीजें अगर सरकार के प्रयास नहीं होंगे तो आपको कैसे लगता है कि सफलता प्राप्त की जा सकती थी? उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 रहा उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। तो ये सारी चीजें सरकार के द्वारा की रही है, उनको जो लाभकारी कल्याणकारी योजना उनसे जोड़ा गया है, उनको जिन चीजों की सहायता थी उन सभी चीजों को पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अच्छा ठीक है दीपक जी, योगेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि यूपी में दंगा राज है, माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, और योगी सरकार तो कह रही है कि यूपी दंगा मुक्त हो गया है। दहेज मृत्यु के जो केस है वो आंकड़ों की अगर बात करूं तो 15.81% कम हुए हैं, बलात्कार के मामले 21.75% कम हुए हैं, वहीं अपहरण के मामले 9.17% कम हुए हैं। तो आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं। अखिलेश यादव फिर किस आधार पर आरोप लगाते हैं कि यूपी में जो अपराध है वो बढ़ रहा है? एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से, और पहले तो मैं माफिया से शुरू करूंगा, जहां ये कहते हैं माफिया राज खत्म कर दिया, तो ठीक है आप एक दो नाम लेते हैं, लेकिन जितने सहजाति मीन्स लोग, जिनको आप लोकतांत्रिक अपराधी कहते हैं, उनको तो माननीय बना बना के आपने शिफ्ट कर रखा है, उनके ऊपर हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि वो लोकतांत्रिक अपराधी हैं। वो चाहे जो कर ले, खुलेआम घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। अच्छा ही बताइए, हम भी उत्तर प्रदेश में, आप भी कोई भी सरकार होती है अपने आंकड़े छुपाती है, अच्छा अपने को दिखाने के लिए आंकड़े छुपाती है। तो अगर सुधार हो रहा है किसी चीज में तो बताना जरूरी है ना, छुपाना क्यों है? अरे तो जो इनका बुलडोजर बाबा बन गए हैं आजकल, और ये जो है उसका प्रतीक हो गया है, ये तो खुद उस पर चल गया है। क्या ये उत्तर प्रदेश नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? योगेश जी बजट पे आते हैं, बजट पे बात करते हैं। परमवीर जी आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बजट को लेकर कह रहे हैं कि बजट पूरी तरीके से बेकार है, दिशाहीन है, और इसमें ना तो आज की समस्याओं का हल है और ना ही भविष्य की किसी समस्या को लेकर समाधान है इस बजट में। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे देखिए ऐसा नहीं होता है, बजट जो बनाया जाता है, बजट एक तरीके से एक गणना होती है
कि हमारा आज का समय ये चल रहा है, कल को हम ये कर पाएंगे। तो गणना कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे पीछे समाजवादी पार्टी रही हो, उससे पहले कांग्रेस ने बहुत साल राज किया, भाजपा कर रही है और कल को कोई और करने वाला है यहाँ पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गणनाओं के ऊपर होता है, इसको हाइपोथेटिकल मत बनाइए ज्यादा। देखिए महंगाई हर साल अपने आप बढ़ जाएगी, ये स्वाभाविक सी बात है, और ये हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व में बढ़ जाती है, तो उसका कोई सरकार भी आकलन नहीं लगा सकती है। बजट मेरे हिसाब से ठीक है, मैं बजट को 100 में से 50 नंबर जरूर देता हूँ, 50 नंबर से देता हूँ कि यूपी में कितने नंबर देंगे आप बजट को? मैं 50 नंबर दूंगा मैम, 50 में क्योंकि बजट, हाँ जी, 100 में से 50 नंबर दूंगा। वो इससे दूंगा 50 किस चीज के काटे वो तो बताइए। ये बजट की जो बातें होती है ना, ये कुछ राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए कि लेकिन दूसरा बजट है ना, पिछला बजट भी आपने देखा, उसमें किस तरीके से काम हुआ, उस बजट के आधार पे बताइए ना 50 नंबर कैसे काटे? 50 नंबर इसलिए क्योंकि जो परियोजना चला रहे हैं वो परियोजना टाइम से पूरी नहीं हो पा रही है। जैसे मैं मेरठ मानते हैं ना कि धरातल पर बजट नहीं उतरता है, मान रहे हैं ना किसी पर, जी हाँ मैं मानता हूँ। तो फिर अच्छा कैसे हुआ बजट? क्या भरोसा इस बजट का भी? बजट अच्छा ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ पर अब बजट के ऊपर चर्चा होती है, बजट के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए अगर अभी आप बात हो रही थी, क्राइम के ऊपर बात हो रही थी, यूपी के अंदर मैंने देखा हुआ है थानों के अंदर, अगर मान लीजिए मेरा पर्स भी चोरी हो जाए ना, तो मेरी FIR नोट नहीं हो सकती थी। अगर आप कहते हैं कि क्राइम बढ़ता है, जैसे अखिलेश जी बोलते हैं क्राइम बढ़ता है, क्राइम बढ़ता है दो तरीके से है। क्राइम का आंकड़ा वो लेते हैं वो थानों में हुई भी FIR से, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से। अगर आपको क्राइम कम करना है, दो तरीके हैं, या तो आप पुलिसिंग इतनी मजबूत कर दीजिए या आप FIR लिखना बंद कर दीजिए, क्राइम कम हो जाएगा। अगर आपके पास क्राइम रिपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो यानी कि क्राइम कंट्रोल भी हो रहा है, ये दोनों बातें होती है। क्राइम अलग बात है, महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। दीपक जी आपसे जानना चाहती हूँ, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल का ये बजट पेश हुआ है, कितना अमृत बरसा है, जनता को क्या क्या अमृत मिलेगा? 2 रुपया लीटर दूध पे बढ़ गया है इस साल में। क्राइम की अगर ऊपर बात की जाए तो लगातार 3 एंटी भूमि माफिया पोर्टल पर ऊपर लगभग 3,41,000 ऐसी शिकायतें आई थी, जिसमें से 3,39,000 का शिकायतों का निस्तारण कर दिया। सर आप ये देखिए कि दीपक जी थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाइए ना, सुधा जी को समझ में नहीं आएगी ये भाषा, थोड़ा सिंपल में, आसान, जो जनता समझ सके, आंकड़े नहीं समझ में आते हैं। बिल्कुल एंटी भूमाफिया पोर्टल उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए बनाया गया जिससे कि जो भूमियों पर लोग कब्जा कर लेते थे, अवैध कब्जा कर लेते थे, तो उसको छुड़ाने के लिए महंगाई कैसे कंट्रोल होगी ये बताइए, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? सिलेंडर कब सस्ता मिल रहा है? आपको दिखते ही नहीं, सिलेंडर कब सस्ता मिल रहा है? गरीब दिखता है बेचारा। अच्छा चुनाव आने वाले हैं, उसी पे बोल दीजिए कि सिलेंडर जल्द सस्ता होगा। देखिए पूजा जी, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि दुनिया भर की जो सप्लाई चेन है वो प्रभावित है। उसके बाद भी देखिए उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो 19% से ऊपर है। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, जो पिछली बार 16% तक रही थी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो भी लगभग दुगने से अधिक हो चुका है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि महंगाई के ऊपर केवल उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए दोषी नहीं, इसके लिए पूरा जो दोषी कौन बोल रहा है? कंट्रोल की बात हो रही है ना, दोषी कौन बोल रहा है कि आप महंगाई के लिए दोषी हैं? जी मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी नहीं, पूरी सप्लाई चेन स्थिति जब प्रभावित होती है तो उसके बाद लगातार उसको प्रयास किया जाता है कि किसी भी प्रकार से उसको कम किया जा सके, और उसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। देखिए गरीब को अगर आवास के लिए पैसा इकट्ठा करके जोड़ने की जरूरत होती है तो हम उसको आवास दे रहे हैं पहले से, ऐसे 45 लाख लोगों को हम आवास दे चुके हैं। किसी गरीब को अगर इलाज करने के लिए अभी हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, दीपक जी सुनिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 37 लाख करोड़ के निवेश की बात हो रही है। इस बजट में उस निवेश का कितना असर दिखाई दिया? देखिए वो निवेश आना है, लगभग 32.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए हैं। उसके बाद में देखिए विभिन्न क्षेत्रों के अंदर वो जब यहाँ जमीन पर वो निवेश धरातल पर उतरेगा तो जाहिर सी बात है कि लगभग 92 लाख निवेश धरातल पर कब उतरेगा? लोग तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इतना निवेश आ गया है, जल्दी उनको रोजगार मिलेगा, धरातल पर कब उतरेगा ये निवेश? पूजा जी देखिए तो प्लानिंग की होगी ना, बिल्कुल प्लानिंग। पूजा जी मैं बिल्कुल प्लानिंग और उसके बाद योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, योगेश जी को ऑडियो ऊपर कीजिए। इनका झूठ उसी तरीके से है कि साहब एक अच्छा जनता ने 1 साल देखा अच्छा रोजगार मिलेगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन जब लगातार आप झूठ बोलने लगे तो जनता भी उम्मीद लगा बैठी। आपने कितना रोजगार दिया योगेश जी? आप भी थे, आपने कितना रोजगार दिया? उसी तरीके से झूठ का पुलिंदा है जिस तरीके से मोदी जी का मेगा इवेंट शो करवा के और चैप्टर क्लोज।
दीपक जी, इनके इवेंट सिर्फ मोदी जी पूजा के जी, लेकर देखिए, तो रह जाते हैं। कोई भी किसी के पास भी कोई जादू की ऐसी छड़ी नहीं है कि अगर निवेश आया तो उसे एक दिन के अंदर जमीन पर उतार दिया जाएगा। अरे हमारी तो योजना हम तो पूरी प्लानिंग तरीके पूछ से रहे हैं कि देखना कब चाहिए। तक उतर देखिए, जाएगा। मैं जनता वही उम्मीद बात लगा बता के बैठी है, कब रहा हूँ। तक उसे बैठना मैं पड़ेगा? बताओ। हम ये पूछ रहे मैं हैं, वही बात हम नहीं बता रहा हूँ, बोल रहे हैं जनता- जादू अरे की सुई छड़ी की है एक आपके पास। फैक्ट्री लगाई हो तो तो बता पूजा जी देना मैं वही बात कैसे। बता रहा हूँ, हमने निवेश शांति, निवेश मित्र और उसके बाद में परमवीर जी, investment कुछ monitoring बोलना system, चाह रहे हैं? सर अगर बोलिए आप। हमारे यहाँ जो 32 लाख करोड़ पूजा जी रुपए का देखिए, निवेश हमारे यहाँ पर मैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ पर हमने देश की पहली रैपिड रेट आ रही है। उसका इसके क्या अंदर किया तुमने? 60% पैसा यूपी गवर्नमेंट लगा रही है, 40% केंद्र से आया है। मेरठ के 5 तक रैपिड रेट आने का मतलब है जो नोएडा और ये जो रेट का जमीनों के रेट हमारे महंगे होंगे, हमारे किसान भाइयों को फायदा मिलेगा, मंडियां पास में आ जाएंगी। तो ये बजट की योजना ही है। योजना कोई एक दिन में बनती नहीं है। एमओयू साइन हो गया है आज, तो कोई भी बोले एमओयू आज साइन हुआ है तो उसको कल का असर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जी। हमारे यहाँ से एक कॉरिडोर बन रहा है, ट्रेन कॉरिडोर बन रहा है, वो लुधियाना से कलकत्ता तक जाएगा। बहुत बड़ा एरिया यूपी का है। रेलवे का बहुत बड़ा काम चल रहा है इसके अंदर, यूपी गवर्नमेंट निवेश कर रही है उसके अंदर। तो यानी कि बजट पे काम चल रहा है, योगी गवर्नमेंट काम कर अच्छा, रही एक है। इम्पोर्टेंट चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ। योगी सरकार का कहना है कि 2017 से पहले यूपी में बेरोजगारी दर 14% थी, उससे ज्यादा ही थी शायद। जी। और अब जी। जब से योगी सरकार आई है 2017 के बाद से अब तक यूपी में जो बेरोजगारी दर है वो 4% तक आ गई है। ये आंकड़ा कितना सही सबको है? ये रोजगार कितना मिल गया, सच है? सबको मिल गया रोजगार। ये कोई देखिए, रोजगार है ही ये नहीं। आंकड़ा समझने के लिए थोड़ा सा हमें अपना दृष्टिकोण बड़ा करना पड़ेगा। जी। अगर आप कहते हैं कि सरकारी नौकरी पाने वाला ही रोजगारवान है तो मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। मैं प्राइवेट बिजनेस करता हूँ, मैं भी रोजगार करता हूँ। अगर कोई ठेला लगाता है और उस ठेले के ऊपर एक 2 व्यक्तियों को नौकरी पे रखा हुआ है तो मैं उनको रोजगारवान ही मानता हूँ। तो देखिए, अगर काम करता हूँ मैं, अगर शाम को मतलब अपने घर पर मैं अगर लेकर जा रहा हूँ 2000 रुपये कमाकर, मैं रोजगार ही है मेरे पास। आप मेरे को किसी भी बात से बनाएंगे तभी अगर मैं कहेंगे कि मैं रोजगार में हूँ तो मैं रोजगार, ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन एक दुकान चला रहा होता है, उसकी दुकान में 10 लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो रोजगार पाए हुए लोग ही होते हैं। तो इस तरीके से ये आप इसको थोड़ा दिमाग, आप ब्रॉड माइंडेड होकर सोचेंगे तो रोजगार मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं है ठीक है। कि आप सारे संस्थाओं में लगाइए ताला। जी, सुधा जी बहुत देर से शांत बैठी है। सुधा जी, आपके पास आना चाहूंगी। अमृतकाल का बजट है, आपको क्या लगता है ये बजट जो है जब धरातल पर उतरेगा तब यूपी की जनता को किस तरीके से इसका फायदा मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं? आपको क्या लगता है? जी, जब अमृतकाल है तो हाँ। क्योंकि अमृतकाल है नहीं, तो जब अमृतकाल कह तो रहे नहीं हैं, है, तो मान अमृतकाल लीजिए, का- मानने में क्या जा रहा है? नहीं, मानने के लिए तथ्य, वही आपने कहा तथ्यों पे बात होनी चाहिए। हाँ, तथ्यों पे बात तथ्यात्मक रूप से कीजिए। अगर मैं जी तथ्यों पे बात होनी चाहिए, तो मैं पिछले बजट के कुछ 2-3 बिंदु दीपक भाई से पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से बातें होंगी तो वो बता पाएंगे। बिल्कुल। एक योजना आई थी पीएम कुसुम योजना, जिसमें किसानों को सोलर योजना, जो निःशुल्क सोलर योजना थी, उसके बारे में पैनल उपलब्ध कराए थे। क्या भाई ये योजना आगे बढ़ पाई? क्या उनको पैनल योजना के तहत दिया गया? किसानों को दुर्घटना बस जो थे समर्थन मूल्य देना था, उनको धान के ग्रेड ए का दीपक जी, समर्थन सुन मूल्य देना लीजिए। था, जो जवाब न्यूनतम लूंगी मैं मूल्य थे आपसे। वो देना था, क्या वो हो पाया? पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान करने जाने का प्रावधान था। 18 मंडलों में, प्रत्येक मंडल में आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही थी। उस पे कितना काम हुआ? 300 करोड़ क्या खर्च हो गए उस पे? जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं जो उस पहले बजट के हैं। इस बजट की मैं इसलिए बात नहीं कर रही हूँ कि आज आया है, कितना होगा वो अगला साल तक मालूम चल जाएगा। और उसके बाद 600 करोड़ रुपए, पूरा ध्यान दीजिएगा, 600 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में प्रस्तावित की गई थी। ये पैसे क्या, कहाँ कहाँ, कितने कितने खर्च हुए? क्या दीपक भाई कुछ बता पाएंगे हमको? वृद्धावस्था पेंशन योजना थी, जो 1000 रुपए कर दिए गए थे, किस गांव में जाके दीपक भाई ने पूछा कि कितने बुजुर्गों को वो पैसा उसी रूप में मिलने लगा या नहीं मिल रहा है? ये भी जानना बहुत जरूरी है। ग्राम उद्योग जो रोजगार योजना शुरू की गई थी, उसमें 800 इकाइयों की स्थापना की बात की गई थी और 16,000 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। कितना लक्ष्य पाया गया, ये भी प्रश्न बनता है। ये मैं कुछ वो छोटे छोटे जो बहुत लुभावने थे और अच्छे थे, होना चाहिए था, उन पे बिल्कुल कितना काम हुआ, होना क्योंकि चाहिए ये था। जुड़ी, दीपक जी, ये जरा जुड़ी हुई जवाब चीजें दीजिए हैं। आप। जी देखिए, कन्या सुमंगला के अंदर इस बजट के अंदर 1050 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा सर, गया है। पढ़ना वहीं मत पर शुरू कीजिए, थोड़ा आसान मैंने भाषा में कन्या समझाइए। सुमंगला- आप जी, तो मैं वही मतलब बात- तथ्य लेकर बैठे हैं, बस जैसे ही कोई बोलेगा पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं, कन्या देखिए सुमंगला की पूजा बात जी, नहीं कर रही हूँ देखिए मैं। पूजा जी, मैंने बहुत जो कम बात समय के अंदर अभी की- बजट अच्छा, आया है, ठीक है, उसको पूरा बोलिए। याद करने में भी थोड़ा समय तो लगता है। और जाहिर सी बात है, जब बात
नेशनल टीवी पर हो तो उसको जाहिर सी बात है कि फैक्टों के साथ में देना चाहिए। तो जो पन्ने में से निकाले जा रहे हैं वो केवल फैक्ट और आंकड़े हैं। ठीक है। बाकी चीजें मैं बता देता हूँ। जो पिछली बार के अंदर जो किसानों को क्षति हुई थी उसके लिए 2476 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन किसानों को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया था, और ये फैक्ट है, ये बजट के अंदर भी है। वो सुधा मिश्रा जी को नजर नहीं आ रहा होगा। प्रत्येक मंडल पर जो श्रमिक है उनके अगर बच्चों को, जो श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए प्रत्येक मंडल स्तर पर वहाँ पर आवासीय स्कूल की स्थापना की गई है। उसके अंदर बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर रहने खाने पीने तक की सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है, और इस बार भी उसका बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है। महिलाओं के लिए भी इस बार बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है कि जिन महिलाओं को अगर प्रसव होता है, उनके 2 बच्चे होते हैं तो उन 2 बच्चों को क्रम से, अगर लड़का होता है तो 20,000 रुपया, और मैं सुधा जी को बता देता हूँ अगर लड़की होती है तो उसके लिए 25,000 रुपए पुष्ट आहार के लिए सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। ये बात आपको जाननी चाहिए। हाँ, जो आपको बजट के अंदर दिखाई नहीं देती। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अब इनकी भावनाएं ऐसी है तो उसके अंदर प्रभु इनका क्या करे, प्रभु इनका भला करे। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है कम से कम एक बार वहाँ पर भी चिंतन करके निकलना चाहिए। योगेश जी, दीपक जी सही कह रहे हैं। उन्होंने जो आंकड़े गिनाए हैं कि जनता को इतना लाभ पहुंच रहा है, आंकड़े सही हैं योगेश जी। इन्होंने कहा ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखें थी से। तो आप मोदी जी की भक्ति में है, आप मोदी जी के लिए बोलिए। हम जनता, हम सही बात कहेंगे, जनता के लिए जो हित में है उसको कहेंगे। आपको विरोध रखता है तो आप लगाइए। हम कहते हैं बजट का मुख्य उद्देश्य होता है कि एक समन्वय स्थापित करना, अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना। कितने तक आप कामगर हो गए? आपका बजट तो इस तरीके से है कि अमीर को, आपका उद्देश्य है ना साहब। सरकार में हमारे बड़े वाले साहब हैं जो 8,500 के हेलीकॉप्टर सुनते हैं, 11 लाख का सूट पहनते हैं। उनका उद्देश्य है कि डबल इंजन का पहला इंजन, कि अमीर को और अमीर बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ। उसी झरने पर छोटे वाले साहब भी चल रहे हैं कि अमीर को और अमीर बनाओ। तो ये बजट सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के हित में है और तमाम जो बिजनेसमैन है। मुझे दीपक जी एक सवाल का जवाब दें, क्या इन छोटे व्यापारियों के लिए क्या है इस बजट में, जिनके आप जीएसटी के छापे लगवा के दुकानें आप बंद कर सभी रहे हैं? लोगों ने हमें वक्त दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीपक जी आपका, सुधा जी आपका, परमवीर सिंह जी आपका, योगेश मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट पेश किया। विपक्ष जहां इस बजट को दिशाहीन बता रहा है, वहीं योगी सरकार का मानना है कि ये बजट यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाएगा। हालांकि ये बजट कितना सार्थक है, जब बजट धरातल पर उतरेगा तभी सामने आएगा। चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।